हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस तृतीय भाग में हम शेरशाह की शासन व्यवस्था की अन्य विशेषताओं की बात करेंगे, जिसमें प्रमुख है उसका सैन्य संगठन। शेरशाह का सैन्य संगठन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उसने अलाउद्दीन की दाग और हुलिया नीति को अपनाया। वेतन उसने कैश में देना प्रारंभ करा और सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर करी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात इस नीति में गैप आ चुका था। तो सबसे पहले हम सैनिकों की भर्ती की बात करें तो शेरशाह की सेना में मुख्य रूप से अफ़गान सैनिक भर्ती किए जाते थे। अन्य जातियों के लोग, जिसमें हिंदू भी थे, वे भी शामिल थे, पर अधिकतर सैनिक अफ़गानी ही हुआ करते थे। शेरशाह स्वयं इन सैनिकों की भर्ती का कार्य किया करता था और योग्यता के अनुसार उनका वेतन निर्धारित करते हुए उन सैनिकों की भर्ती किया करता था। प्रांतों में सूबेदार और अन्य जो स्थानीय अधिकारी थे, वे अपने आधार पर सैनिकों की भर्ती किया करते थे, जो युद्ध होने की स्थिति में उन्हें केंद्रीय सेना को भेजने होते थे। दूसरा, उसने दाग और हुलिया प्रथा का प्रारंभ करा। उसने घोड़ों को दागा, क्योंकि यह व्यवस्था पहले भी देखने में आई कि युद्ध के समय में या ज़रूरत के समय में जब भी घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, वे अच्छे घोड़े अपने पास रख करके मरियल घोड़ों को व टट्टुओं को सेना में भेज दिया करते थे। अतः ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ करी। दागने का अर्थ यह था कि शासकीय मोहर उन घोड़ों पर लगा दी जाती थी, ताकि जब भी निरीक्षण हो इन घोड़ों का किसी भी प्रकार से अदला बदली नहीं की जा सकी। इसी तरह से सैनिकों की अदला बदली को रोकने के लिए, यानी कि सैनिकों की भर्ती किसी और की होती थी, युद्ध में कोई और सैनिक उसके स्थान पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। तो इस अविश्वसनीयता पे और इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उसने सैनिकों का भी हुलिया रखना निश्चित किया, जिसके आधार पर एक रजिस्टर में सैनिकों के हुलिये को नोट कर लिया जाता था और उसके आधार पर ही जब भी निरीक्षण होता था या युद्ध की स्थिति होती थी, उन्हीं घोड़ों और उन्हीं व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। उसने सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सैनिकों के साथ में अच्छे व्यवहार का आदेश दिया। इसके लिए उसने मासिक वेतन नियत कर दिया था और यह वेतन सीधे राजकोष से ही उनको दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सैनिकों की आय का कुल अंश उसके अफसर या कोई और अधिकारीगण हड़प नहीं ले, इसके आधार पर उनको दिया जाता था, यानी सीधे उनको राजकोष से दिया जाता था। इसके लिए राजकोष से ही वितरण की व्यवस्था थी। उसने सैनिकों के लिए एक और चीज़ निश्चित करी थी कि वे कभी भी युद्ध के समय में या किसी भी परिस्थितियों में खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसी स्थिति में अगर कुछ होता है तो उसके लिए सैनिकों को दंडित किया जाता था। तीसरा, उसने सैनिकों की पदोन्नति का अधिकार स्वयं के पास में सुरक्षित रखा था, ताकि सैनिकों को नियमित रूप से उनके पदों पर वृद्धि मिलती रहे। चौथा, सेना का निरीक्षण जो था वह स्वयं ही शेरशाह किया करता था, और इस निरीक्षण के समय कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य या गलत निरीक्षण नहीं कर, गलत व्यक्ति को और घोड़े को प्रस्तुत नहीं कर सकता था। इसके लिए दंड की व्यवस्था थी।
सैनिकों में कठोर अनुशासन रखने के लिए उसने नियम बहुत कठोर बनाए थे और उन नियमों का पालन नहीं करने पर उनको दंडित किया जाता था। एक अभियान में इतना कठोर नियम थे कि उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की थी कि एक भी अभियान में अगर एक सैनिक भी हिस्सा ले लेता था तो वह कुशल योद्धा बन जाता था। सैनिकों के जीवन के लिए अनिवार्य दिनचर्या कर दी गई थी, जिसके आधार पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और साथ ही उनके फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी उनके लिए कंपलसरी कर दी गई थी, ताकि समय पर उठना और समय पर कार्य संपादन करना और हथियार से संबंधित प्रशिक्षण और सैन्य प्रशिक्षण लेना उसने हर सिपाही के लिए कंपलसरी कर दिया था। इस प्रकार से उसकी सेना में 1,50,000 घुड़सवार थे और 25,000 पैदल थे, जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे। उसकी सेना में 500 हाथी थे और एक बड़ा तोपखाना भी था। इस सेना के अतिरिक्त, इतनी बड़ी सेना तो थी, इसके अतिरिक्त प्रांतपति और सूबेदार जो हुआ करते थे और परगने के अधिकारी और अमीर जो थे, उनकी अपनी सेना होती थी और किसी भी आक्रमण के समय या युद्ध के समय वे उनको अपनी सेना मुहैया कराते थे। प्रांतों में जो दुर्ग थे और प्रमुख दुर्ग जो थे, वहाँ पर सैनिकों की टुकड़ियाँ रखी जानी अनिवार्य कर दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी प्रांतपतियों को और अमीरों को सौंप दी गई थी। इस प्रकार से अपने इन कठोर नियमों के कारण वह एक सुदृढ़ और कुशल सैनिक व्यवस्था को कायम रख सका और इसीलिए उसका साम्राज्य विस्तार आसानी से हो सका। न्याय व्यवस्था। शेरशाह की न्याय व्यवस्था, जैसा कि हम देखते हैं कि उसने दीवाने कज़ा यानी कि काजी की नियुक्ति इस कार्य के लिए पहले ही कर रखी थी। न्याय को वह कहता था कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माना, सबसे ऊंचा और निष्पक्ष होना चाहिए। यह उसकी एक न्याय का नियम था। वह किसी के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं दिखलाता था और न ही किसी को बायस होकर के उसके प्रति बायस होकर के वह किसी निर्णय को सुनाता था। सरकारों के जो फौजदारी मुकदमे हुआ करते थे, उसका फैसला शिकदार किया करते थे और दीवानी मुकदमों का फैसला मुंसिफरान किया करते थे। शेरशाह स्वयं सर्वोच्च न्यायाधिपति था और अंत में सज़ा देने का अधिकार या मुकदमों का फैसला करने का अधिकार भी उसी का था। अगर किसी मुकदमे के खिलाफ अपील अगर उसके दरबार में की जाती थी तो उसका निर्णय स्वयं शेरशाह ही किया करता था। सज़ा उसने या दंड व्यवस्था जो थी वह काफ़ी कठोर रखी हुई थी और इस नीति के कारण ही अपराध कम होते थे। उसने अपने इस नीति को ही ध्यान में रखते हुए अपने ही भतीजे आदिल खां को उसने सज़ा दी थी, क्योंकि उसने स्नान करती हुई स्त्री पर पान का बीड़ा फेंका था। तो वह न्याय के प्रति काफ़ी कठोर था। अंग भंग, कोड़े मारना और भरे बीच बाज़ार में कोड़ों की सज़ा देना, यह आम सज़ाएं हुआ करती थी। फिर उसके प्रशासन का एक और विभाग था जो आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, वह था पुलिस विभाग। पुलिस विभाग स्थानीय सुरक्षा और व्यवस्था को कायम रखने के लिए होता था और अपराधों पर नियंत्रण रखना उनका महत्वपूर्ण
कार्य था। अपराधों को रोकना, अपराधियों का पता करना, इसका उत्तरदायित्व जो था वह स्थानीय अधिकारियों का ही हुआ करता था। यदि वे उनको पता लगाने में असमर्थ रहते थे तो उसका दंड, उसकी क्षतिपूर्ति भी उनको स्वयं को ही भुगतनी होती थी। इसलिए अधिकारी वर्ग काफ़ी सचेत रह करके कार्य किया करता था। मुकद्दम जो था वह गांव में प्रमुख होता था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए और अपराधों के नियंत्रण के लिए। परगने में शिकदार होता था और ये जो शिकदार होता था वह सरकार में भी पुलिस के संबंधी कार्य जो होते थे उनका कड़ाई से पालन करवाता था। ये अधिकारी ही चोरों, डाकुओं और बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखते थे और पकड़े जाने पर उनको कठोर दंड देते थे। शेरशाह ने यह भी नियम बना लिया था कि जिस गांव में अपराध की घटना घटित होती थी वहाँ के मुकद्दम को अपराधी का पता ही लगाना पड़ता था और अगर वह अपराधी ढूंढने में असफल होता था तो उस मुकद्दम को ही दंड का भागी होना पड़ता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव के जो मुखिया थे वे स्वयं ही पहरा दिया करते थे और चोरी, डाकेजनी, हत्या जैसी गंभीर अपराधों को रोकने में वह इस प्रकार काफ़ी सफल भी हुए थे। इसके अतिरिक्त उस समय जो ठगी प्रथा थी, जो ठग लोग यात्रियों को रास्ते में चलते लूट लिया करते थे, उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस हुआ करती थी। यह कहा जाता है कि उसके शासनकाल में कोई बूढ़ी स्त्री भी अपने सिर पर सोने के आभूषण की गठरी रखकर यात्रा कर सकती थी, क्योंकि सम्राट के दंड के भय से कोई भी चोर और डाकू उनको लूटने का साहस ही नहीं कर पाते थे। इस प्रकार जनता सुरक्षित थी और अपने जान माल की सुरक्षा के लिए वे जागरूक भी थे। पुलिस व्यवस्था या पुलिस विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शेरशाह प्रथम ऐसा व्यक्ति था मुगल काल में जिसने गुप्तचर विभाग को पुनर्स्थापित करा था। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष या बरीद जो हुआ करते थे, उनका जो अध्यक्ष हुआ करता था वह दरोगाए डाक चौकी कहलाता था। ये गुप्तचर प्रमुख सरायों में, नगरों में, बाज़ारों में, कार्यालयों में आदि जगह नियुक्त होते थे और अमीरों, सरदारों, उच्च अधिकारियों उनकी गतिविधियों पर अपना नज़र बनाए रखते थे। और ये गुप्तचर देश में, साम्राज्य में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी तुरंत शेरशाह के पास में पहुंचाते थे। शेरशाह की गुप्तचर व्यवस्था इतनी कुशलता से कार्य करती थी कि प्रांतों में नियुक्त सैनिकों में असंतोष और षड्यंत्र की सूचना या जागीरदारों के विद्रोह की सूचना या उनका विद्रोह करने की चेष्टा, अगर वे प्रयत्न भी करते थे तो उसकी सूचना तुरंत शेरशाह के पास में पहुंच जाती थी। उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पे 3 मील की दूरी पर एक बरीद को नियुक्त करा हुआ था। संचार और स्थिर जो 2 प्रकार के प्राचीन भारत में गुप्तचर हुआ करते थे, उसी प्रकार के गुप्तचर अब भी थे जो शहर में रह कर के, विभिन्न स्थानों पर रह कर के, और दूसरे जो हर 3 मील की दूरी पर स्थित थे और तुरंत ही सूचना राजा के पास में, शेरशाह के पास में पहुंचाया करते थे। इस प्रकार गुप्तचर व्यवस्था के फलस्वरूप उसके प्रशासन को शांति और व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी सहायता मिली थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि शेरशाह ने अपने जनता के हित के लिए भी अनेक कार्य
किए थे। और इन कार्यों में सबसे प्रमुख उसके वे निर्माण कार्य हैं जिनके द्वारा उसने व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उसने सबसे पहले राजमार्गों का या मुख्य सड़कों का निर्माण कराया था और इन राजमार्गों पर उसने सरायों का भी निर्माण कराया था। आज भी शेरशाह के द्वारा बनाई गई सड़क विद्यमान है जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। शेरशाह ने अपने समय में 4 प्रमुख सड़कें बनाई थी। पहली, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पंजाब तक जाती थी। दूसरी, आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी और फिर आगरा से जोधपुर तक और जोधपुर से आगे फिर चित्तौड़ तक सड़क को जोड़ती थी। लाहौर से मुल्तान तक की उसने बहुत बड़ी सड़क एक बनाई थी। इस प्रकार से सड़कों का उसने पूरा एक जाल बिछा दिया था जो हर प्रमुख शहरों को एक दूसरे से जोड़ता था। इस प्रकार से प्रत्येक व्यापार के केंद्र एक दूसरे से जुड़े थे। पहली सड़क एक बहुत लंबे रास्ते पे थी जो सोनार गांव से लेकर पंजाब तक जोड़ती थी। आगरा और बुरहानपुर दोनों ही व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और वे बुरहानपुर दक्षिण में और आगरा उत्तर में वे एक दूसरे को डायरेक्ट जोड़ रहे थे और व्यापार का प्रमुख केंद्र बने हुए थे। और फिर आगरा से जोधपुर, तीसरी सड़क जो थी वो आगरा से जोधपुर और जोधपुर से फिर चित्तौड़ तक फैली हुई थी जो गुजरात के क्षेत्र को आगे जोड़ा करती थी। और लाहौर और मुल्तान व्यापार के पश्चिम से होने वाले व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, वहाँ पे भी सड़क का निर्माण किया था। इन्हीं सड़कों के आसपास उसने 1700 सराय भी बनाई थी। उसने एक डाक विभाग का नियुक्ति करी थी, डाक विभाग बनाया था। उसने हरकारे नियुक्त करे थे। घोड़े से डाक जो थी वे जल्दी पहुंचाई जाती थी और पैदल हरकारों के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। और सरायों से डाक जो थी वे चौकियों पर पहुंचाई जाती थी। प्रत्येक सराय पर 2 घोड़े रखे गए थे ताकि वे डाक को तुरंत पहुंचा सकें। उसने कई निर्माण कार्य भी किए थे। दिल्ली के पास उसने एक नगर बसाया था। पंजाब में रोहतास का उसने प्रसिद्ध दुर्ग बनाया था। और शेरशाह के नाम पे आज भी जो किला है, पुराना किला जो है, उसके आसपास का एरिया जो है वह आज भी शेरशाह के किले और के नाम से आज भी जाना जाता है। फिर सैसाराम में उसने अपना एक मकबरा बनाया था। कई मस्जिद और दुर्गों का निर्माण करवाया। उसने नई मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन किया। उसके द्वारा प्रचलित रुपया मुगल काल में भी चला और ब्रिटिश काल में भी चलता रहा। और प्रत्येक धातु से उसने पृथक सिक्के जारी किए थे। और यानी उसने सोने का, चांदी का और तांबे के तीनों सिक्के उसने जारी किए थे। चांदी का उसने रुपया चलाया था, तांबे की अठन्नियाँ, चवन्नियाँ और आने चलाए थे। तांबे के सिक्कों में उसने अनुपात निश्चित कर दिया था। उसका चांदी का सिक्का जो था वह 180 ग्रेन का एक चांदी का रुपया हुआ करता था, जिसमें 180 में से 175 ग्राम जो था, ग्रेन जो थी, वह विशुद्ध चांदी होती थी और सिर्फ 5% जो था वह मिलावट का होता था। इसके अतिरिक्त उसने जो सराय बनवाई थी वहाँ पे वह भोजन मुफ्त दिया करता था। स्कूलों का निर्माण कराया था। विद्यार्थियों को उसने शिक्षा की व्यवस्था कराई थी, छात्रवृत्तियाँ दी थी, मदरसे खुलवाए थे, गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन देते थे और भोजनशाला पर प्रतिदिन की 500 अशर्फियाँ खर्च करने की उसने व्यवस्था करी थी। थैंक यू सो मच।
पथ प्रदर्शक वह क्यों कहलाता है, हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे।